बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। लेटेस्ट बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट क्रैक एंड डिकेट। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि नर्व इम्पल्स कैसे बनता है और एक्शन पोटेंशियल, उसके साथ साथ आरएनपी और एएनपी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है तो वो ट्रांसमिट कैसे होता है, और वैसे भी कह सकते हैं कि स्टिमुलाई के ट्रांसमिट होने के बाद जो रिस्पांस मिलती है तो इस रिस्पांस तक एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिना किसी देर के पढ़ लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल और वैसे कि भी कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्स, ठीक है, पढ़ा था हमने, ये जो सब कुछ पढ़ा था, एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ा था, नर्व इम्पल्स भी पढ़ा था। अब ये जो बनता है तो बनने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद ये ट्रांसमिट होता है किसी और जगह पर। तो ट्रांसमिट होने की वजह से रिस्पांस फटाफट मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल फास्ट मूव करे। तो उसकी स्पीड भी पढ़ लेते हैं कि स्पीड क्या है उनकी। स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, यहाँ वैसे भी बोल सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की वेलोसिटी क्या है। एक्शन पोटेंशियल याद रखें, एक्शन पोटेंशियल मस्ट ट्रेवल फास्ट, उसको फास्ट भी मूव करना चाहिए क्योंकि रेस्पॉन्स एक मिले तो दूसरी भी फ़ौरन मिले। इसके लिए इसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड इसकी डिपेंड करती है, इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। इसकी वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है डायामीटर ऑफ एक्सोलेमा, या आप न्यूरोलेमा भी बोल सकते हैं, या आप सार्कोलेमा भी बोल सकते हैं। हाँ के ना, जब हमने सपोर्ट मूवमेंट में पढ़ा था कि जो मसल्स होते हैं वो हमारे इफेक्टर होते हैं, उनके पास भी एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, नर्व इम्पल्स पहुंचता है, तो वो रिसीव करते हैं रिस्पांस देने के लिए। तो वहाँ पर भी उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है सार्कोलेमा, न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा की डायामीटर पर। कैसे डिपेंड करता है, अब देखें, एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल वेव है और इलेक्ट्रिकल वेव में करंट देखा जाता है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल से। अब पोटेंशियल यानी कि एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज का मतलब है फ्लो तब इंक्रीज होगा जब रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हाइंड्रेंस का मतलब है कि आगे मूव करने के लिए कोई रंडक हो, रोकथाम हो। अगर न्यूरोलेमा के अक्रॉस रोकथाम कम है, रंडक कम है, रोकने की सलाहियत कम है, फ्लो करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बोलेंगे कि एक्शन पोटेंशियल फास्ट मूव करता है और रेजिस्टेंस कम है हमारे पास। तो अब रेजिस्टेंस कम होगा, या वैसे भी कह सकते हैं लो रेजिस्टेंस causes nerve impulse moving fast। हाँ क्या ना, अब करंट यहाँ कैसे फ्लो करेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। न्यूरोलेमा की एरिया ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूरोलेमा है, अब ये देखें, ये न्यूरोलेमा की मैंने कुछ पार्ट की स्ट्रक्चर ली। यहाँ पर देखें डायामीटर बोले या आप एरिया बोले, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी एरिया है, यहाँ पर है एरिया 1, यहाँ पर है एरिया 2। अब देखिए एरिया कहीं जाता है, एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2। जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर रेजिस्टेंस कम, तो यानी कि रेजिस्टेंस 1 लेस देन रेजिस्टेंस 2। जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा।
एक्शन पोटेंशियल 1 ग्रेटर देन एक्शन पोटेंशियल 2, यानी कि वैसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2। जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल फास्ट मूव करता है, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्लो मूव करता है। इसका मतलब एक फैक्टर ये भी है कि डायमीटर ऑफ द एक्सोलेमा, जहाँ डायमीटर ज़्यादा वहाँ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है एक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। अगर एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो एक्शन पोटेंशियल फास्ट मूव करता है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर भी है यहाँ पर, दूसरा फैक्टर जो है कि माइलिनेटेड, यानी कि वैसे भी बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एक्सन, माइलिनेटेड जो एक्सन होता है हैव ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, वहाँ पर नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? इसका रीज़न ये है, अब देखें ये हमारे पास एक एक्सन है, उसकी एक्सटर्नल लुक है यानी आउटलुक, इसके ऊपर माइलिन शीट होती है, उसको माइलिनेटेड एक्सन कहा जाता है। दूसरे एक्सन्स वो भी हो सकते हैं जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती, उनको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है या एक्सन कहा जाता है। अब माइलिन शीट थ्रू आउट द न्यूरोलेमा तो नहीं होता, कुछ पार्ट पर भी होता है, यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है। अब देखें ये हमारे पास माइलिन शीट की स्ट्रक्चर है, यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर माइलिन शीट है, जहाँ पर माइलिन शीट नहीं है अनमाइलिनेटेड पार्ट है, इसको एक्सन का श्वान सेल्स कहा जाएगा, क्योंकि श्वान सेल्स वो होते हैं जो कि माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। ये भी श्वान सेल। अब देखें हमने एक पॉइंट पढ़ी थी कि 2 सक्सेसिव श्वान सेल्स के बीच में जो रीजन होती है अनमाइलिनेटेड रीजन, उसको हम नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर। अब देखें जो माइलिनेटेड एक्सन होता है वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल, हमारे पास इंसुलेटेड रीजन्स वो ये वाली होती है, इंसुलेटेड रीजन्स ये वाली होती है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था ना, ये इंसुलेटेड रीजन्स होते हैं, यहाँ पर नर्व इम्पल्स आता ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पर नर्व इम्पल्स नहीं आता वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो कंडक्शन भी नहीं होगा, ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। अब जो नर्व इम्पल्स आता है माइलिनेटेड न्यूरॉन या एक्सन के अंदर, वो इन जगह पर आता है, इन जगह पर आता है, इन जगह पर आता है। अब देखें जो श्वान सेल्स हैं यानी कि इंसुलेटेड रीजन्स हैं, उनको यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल माइलिनेटेड एक्सन के अंदर एस्केप करता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड एक्सन skips insulated regions। जस्ट एक्शन पोटेंशियल जो मूव करता है ओनली एंड ओनली मूव्स अक्रॉस नोड ऑफ रेनवायर, जस्ट नोड ऑफ रेनवायर पर मूव करता है एक्शन पोटेंशियल। इन इंसुलेटेड रीजन्स को स्किप करता है तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है रीजन्स को स्किप करने के लिए। अब देखिए माइलिनेटेड, माइलिन शीट थ्रू आउट द न्यूरोलेमा तो नहीं होता ना, जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती उनको नोड ऑफ रेनवायर, जहाँ पर नोड ऑफ रेनवायर है एक्शन पोटेंशियल वहाँ पर मूव करता है, बीच वाले रीजन्स को छोड़ देता है, तो उसका टाइम बच जाता है। जब टाइम बचे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब नोड ऑफ रेनवायर पर वेलोसिटी भी ज़्यादा, नर्व्स भी वहाँ पर होती हैं, ठीक है। जो फ्लूइड इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है वो भी नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के पास एक्शन पोटेंशियल की जगह उसके साथ साथ होता है नोड ऑफ रेनवायर की जगह पर। अब ये था सारा एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी। जो अब एक्शन पोटेंशियल बनता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे मूव करता है, तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, या वैसे भी बोल सकते हैं कि नर्व ट्रांसमिशन। वो अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन या इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है ना, इम्पल्स ट्रांसमिशन की
थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा ले हमें। तो इसको समझने के लिए अब देखें, इम्पल्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। जब कोई इम्पल्स या नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसको साइनेप्स को पास करना पड़ता है। साइनेप्स क्या है? एक होता है साइनेप्स, दूसरा होता है साइनेप्सिस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। साइनेप्स जेनेटिक्स में पढ़ी जाती है, क्रॉसिंग ओवर की जगह पर पढ़ी जाती है। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स की जगह पर साइनेप्स पढ़ेंगे, साइनेप्सिस नहीं पढ़ेंगे। तो साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्स क्या है? साइनेप्स पढ़ लेते हैं कि साइनेप्स एक वो जंक्शन है बिटवीन, एक तो हमें पास दो न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, दूसरा सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में हो सकता है। तीसरी पॉइंट मसल सेल और मोटर न्यूरॉन के बीच में हो सकता है। चौथी पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में भी हो सकता है। हाँ कि ना? अब चौथी पॉइंट न्यूरोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो पॉइंट होती है उसको साइनेप्स नहीं बोला जाता, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो दो न्यूरॉन के बीच में हो उसको साइनेप्स बोला जाएगा। जो सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होगी उसको साइनेप्स बोला जाएगा। जो मसल सेल और मोटर न्यूरॉन के बीच में होगा उसको कहा जाएगा साइनेप्स। जो हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में जंक्शन होगी उसको भी साइनेप्स बोलेंगे। लेकिन जो जंक्शन पॉइंट एक न्यूरोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच में होगा तो हम उसे साइनेप्स नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मोटर एंड प्लेट, या वैसे भी कह सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, वहाँ पर साइनेप्स नहीं होगी। अब साइनेप्स की थोड़ी सी स्ट्रक्चर क्या है? साइनेप्स की स्ट्रक्चर में 3 फैक्टर्स आ जाती हैं, 3 थिंग्स। एक होती है प्री साइनेप्टिक सेल होता है, प्री साइनेप्टिक सेल, ठीक है, प्री साइनेप्टिक सेल। दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक सेल, पोस्ट साइनेप्टिक सेल। तीसरी चीज होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। अब प्री साइनेप्टिक सेल क्या है? प्री साइनेप्टिक सेल वो सेल है ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट करे या एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करे। और पोस्ट साइनेप्टिक सेल वो सेल होता है जो कि रिसीविंग नर्व इम्पल्स या रिसीविंग एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल रिसीव करे या नर्व इम्पल्स रिसीव करे उसको सिनेप्टिक सेल, पोस्ट सिनेप्टिक सेल बोला जाएगा। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? इन दोनों के बीच में जो गैप होगा बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल, इसी को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास सेल नंबर 2। यहां पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो ये ट्रांसमिट करता है, इसको हम प्री सिनेप्टिक सेल बोलेंगे। अब जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल रिसीव करेगा पोस्ट सिनेप्टिक सेल के पास रिसेप्टर लगे पड़े होते हैं,
ये रिसीव करेगा, ये ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव करता है, तो जी इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक सेल बोलेंगे। अब देखें ये डायरेक्टली तो रिसीव नहीं करेगा, रिसीव करने के लिए इसको जंक्शन चाहिए, तो ये इसकी जंक्शन है। इस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्स बोलेंगे। इस सिनेप्स के अंदर ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है सामने वाइट बोर्ड पर, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक वो रीजन है जो कि प्री सिनेप्टिक सेल और पोस्ट सिनेप्टिक सेल के बीच में होता है। ठीक है, ये है सिनेप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसकी स्ट्रक्चर प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक। अब देखें जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है प्री सिनेप्टिक सेल ट्रांसमिट करता है, पोस्ट सिनेप्टिक रिसीव करता है, तो इसकी थोड़ी सी हम मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं कि वो कैसे ट्रांसमिट होता है ना। अब इसकी ट्रांसमिशन के लिए ये जो हमने लिखा है कि मैकेनिज्म कैसा है, तो मैकेनिज्म के लिए हमारे पास दो तरह की जो होते हैं मैकेनिज्म होते हैं। एक वो होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो। अब दूसरा है केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है, केमिकल साइनेप्स क्या? साइनेप्स में पढ़ा है कि जंक्शन बिटवीन टू थिंग्स, वो थिंग्स आपने पढ़ी है। वो जंक्शन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू सेल्स, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो पोस्ट प्री सिनेप्टिक सेल होगा, सेकेंडरी वो जो पोस्ट सिनेप्टिक होगा। अगर प्री सिनेप्टिक सेल और पोस्ट सिनेप्टिक सेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो विदाउट एनी डिले एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक, यानी कि मैं इसे सेकेंडरी से शो करता हूँ विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले, यानी कि वो डायरेक्टली जैसे ही स्विच ऑन होता है तो डायरेक्ट। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कैसे, नर्व इम्पल्स एक वो पोटेंशियल है जिसके पास करंट होता है, चार्ज होती है। नर्व इम्पल्स बनता ही चार्ज की डिफरेंस की वजह है ना, न्यूरोलेमा के पास, तो उस पर वहाँ पर चार्जेस होती है। अब जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो काम करती है डिफरेंट लोड्स को चलाने के लिए। हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लोड है, एक बल्ब, एक लोड हो सकता है कि फैन है। अब जैसे ही हम बटन यानी कि स्विच ऑन करते हैं तो वो बल्ब जल जाता है ना, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलना शुरू करता है, यानी कि डायरेक्टली। वैसे नहीं है कि स्विच को ऑन करें 5 मिनट के बाद फैन चलता हो, 5 मिनट के बाद बल्ब चलता हो, वैसे नहीं है। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वैसे ही सिस्टम चलना शुरू करता है। तो हम वैसे भी बोल सकते हैं कि इट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी, वो न्यूरॉन की एक्टिविटी को, यहाँ वैसे भी बोल सकते हैं कि रेस्पॉन्स को सिंक्रोनाइज कर देता है, यानी कि फौरन विदाउट एनी डिले। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कैसे होगी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी। अब देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ये ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स, ये रिसीव करेगा, तो विदाउट एनी डिले। इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, होता है तो नियरली थिन होता है। ठीक है, एरिया इसकी डायमीटर उसकी कम में से कम होती है। अब केमिकल साइनेप्स क्या होती है? केमिकल साइनेप्स वो होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, इन्वॉल्व केमिकल्स, इन्वॉल्व केमिकल्स। ये मोर कॉमन इन वर्टिब्रेट्स, ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स में मोर कॉमन होता है, जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, ठीक है, और केमिकल साइनेप्स वर्टिब्रेट्स में मिलता है। तो इसमें केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? केमिकल्स हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स।
अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल होते हैं जो कि केमिकल साइनेप्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल को प्री से पोस्ट तक भेजते हैं। तो वो कैसे, उसकी मैकेनिज्म कैसे है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी पार्ट में हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल साइनेप्स का मैकेनिज्म कैसा होता है। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, अब केमिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो हमारे पास अब देखें, थोड़ा सा सीधा ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी है यानी कि प्री सिनेप्टिक सेल, और यहाँ पर ये हमारे पास सेकेंडरी है या आप पोस्ट सिनेप्टिक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो यहाँ पर प्री सिनेप्टिक सेल के ऊपर कैल्शियम के गेट्स रहते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक के पास रिसेप्टर पड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। एक रिसेप्टर होते हैं फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, दूसरे हमारे पास रिसेप्टर होते हैं सोडियम आयंस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये न्यूरोलेमा है, उसके पास यहाँ ये मसल है तो सर्कोलेमा होगा। वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सपोर्ट एंड मूवमेंट में कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इंटर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल में, तो सोडियम के भी रिसेप्टर होते हैं, वो सोडियम उनके साथ चिपक जाता है और वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पर आता है, ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक सेल के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स पड़ी रहती है। ये थैलियाँ होती हैं, वेसिकल होते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर केमिकल भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है तो कैल्शियम के गेट्स ओपन होते हैं और कैल्शियम के गेट्स कांटेक्ट में आते हैं वेसिकल्स के साथ, और जैसे ही कैल्शियम आयंस इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो मूव करते हैं टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक सेल की मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो यहाँ पर खुलती हैं। यहाँ पर खुलती है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वेसिकल्स खुलती है, तो यहाँ पर सिनेप्स के अंदर फैल जाती है। क्या फैल जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स फैल जाती है। जब इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो रिसेप्टर के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर रिसेप्टर के साथ अटैच करते हैं तो वो यहाँ पर दो तरह से बिहेव करता है न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ तो इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को एक्साइट करेगा, यहाँ तो इनहिबिट करेगा। वो एक्साइट करेगा या इनहिबिट करेगा वो डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर की नेचर पर। नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या वो नेचर ट्रांसमीटर की इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, वो डिपेंड करता है। अब जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ रिसेप्टर के साथ चिपक जाएगा तो इसका नर्व इम्पल्स इसको दे देगा। ठीक है, अगर ये कोई एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसकी एक्शन पोटेंशियल को और बढ़ा देगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ा देगा, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव कर देगा या लेस नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ये था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गए, या तो एक्साइट होगा या तो इनहिबिट होगा। हमारे पास दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, वो काज करते हैं एक्शन पोटेंशियल, इंक्रीज मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
बाय एक्साइटेशन बोले या आप पोलराइज करते हैं बाय थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आता है तो सोडियम इनफ्लक्स हो जाता है, या वैसे भी बोल सकते हैं कि पोटाशियम आयंस एग्जिट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है और पोलराइजेशन होती है, या वैसे कह सकते हैं कि डिपोलराइज हो जाता है, डिपोलराइज हो जाता है। वैसे भी कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज बाय डिपोलराइजेशन। तो हमारे पास इसका एग्जांपल एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, ये एक्साइटेटरी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब इसकी एक्साइटेशन और इनहिबिशन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिसेप्टर। अब ये इसकी इनहिबिशन और एक्साइटेशन डिपेंड करते हैं कि इसका रिसेप्टर किस तरह का है। ठीक है, दूसरे हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं अमाइनो के जो होते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, एपिनेफ्रिन होगा, नार एपिनेफ्रिन होगा, ये बायोजेनिक अमाइंस होते हैं हमारे पास, नार एपिनेफ्रिन होगा, डोपामिन होता है, उसके साथ साथ सेरोटोनिन होता है। डोपामिन और सेरोटोनिन स्लीप को अफेक्ट करते हैं, मूड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन हमारे पास जो होते हैं नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, और यहाँ पर जो नार एपिनेफ्रिन होता है इमरजेंसी हार्मोन इसे बोला जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये काम करता है। अब डोपामिन और सेरोटोनिन एक दो तरह के वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब ये देखिए जो नार एपिनेफ्रिन होता है इसे नार एड्रेनालाइन भी बोला जाता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है और ये हार्मोन की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इन दोनों की डिफिशिएंसी डिजीज कर सकती है। अगर इसकी डिफिशिएंसी डोपामिन की डिफिशिएंसी होगी तो ये काज करेगी क्या, ये काज करेगी और एक्सेस ऑफ डोपामिन ये काज करेगी शिज़ोफ्रेनिया। तो जो डोपामिन की डिफिशिएंसी होती है वो हमारे पास जो जहाँ पर ब्रेन की बेस होती है वहाँ पर डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है उनकी डेथ होती है। ठीक है, उसको कहा जाता है पार्किंसंस डिजीज। अब इन दोनों की डिफिशिएंसी और एक्सेस याद कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट ईयर भी एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर एकेडमिक एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक्साइटेटरी और हमारे पास इनहिबिटर भी होते हैं। इनहिबिटरी के अंदर वो क्या करते हैं, इन्हें अब देखिए जिस न्यूरॉन की एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाए किसकी वजह से, एक्साइटेटरी न्यूरॉन की वजह से, तो हम उसे कहेंगे EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी बढ़ जाती है, पोस्ट सिनेप्टिक की, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब ये इनहिबिटर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो IPSP काज करते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वो कैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ओवरकम कर देते हैं, डिक्रीज आर मोर नेगेटिव देन RMP। इसका मतलब हाइपरपोलराइज कर देते हैं, हाइपरपोलराइज एंड ओवरशूट हो जाता है। ठीक है, -90 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देते हैं, ये +50 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल को कम कर देते हैं।
जो कम कर देते हैं बाय हाइपर पोलराइजेशन, उन्हीं को इनहिबिटरी कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास होते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास होते हैं गाबा, गाबा होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इसके हमारे पास एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गाबा होता है स्टेट्स फॉर गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ग्लाइसिन होता है, एस्पर्टेट होता है, ठीक है। ग्लूटामेट होता है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, एस्पर्टेट और ग्लूटामेट दो फैटी एसिड होती हैं। ये काम करती है न्यूरोट्रांसमीटर, और वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो इनहिबिट करते हैं मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को। अब यहाँ पर ईपीएसपी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि वर्टिकल वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है। ईपीएसपी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास पोटेंशियल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखिए इनहिबिटरी पोस्टनेटिव पोटेंशियल पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाता है, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये ईपीएसपी है, ये आईपीएसपी है, ठीक है। ये है हमारे पास एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। दैट वाज ऑल अबाउट हमारे पास नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन, उसके मैकेनिज्म ये है सारा जो हमने पढ़ा और समझा आज, ठीक है। ये एक वो साइंस है जिसको समझा जाता है, तो प्रैक्टिकल्स अब ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं, तो इसके जरिए समझा जा सकता है, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि ये सारा चैप्टर नहीं सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।